नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमने अब तक गुहिल या सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने आमेर के कछुआओं के बारे में पढ़ लिया है। अब एक नए वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है चौहान वंश। दोस्तों, चौहान वंश के बारे में पढ़ने से पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। पहला जो मत है वो है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। और इस ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताने वाले जो विद्वान हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इनको ब्राह्मणों के संतान बताते हैं। दोस्तों, इनका मत है कि बिजोलिया शिलालेख में एक प्रारंभिक चौहान वंशीय राजा का वर्णन है जो अब स्वयं को ब्राह्मण वंश का मानता है। तो इन बिजोलिया साक्ष्य के आधार पर इनको ब्राह्मण वंश का मानते हैं। दूसरे हैं डॉक्टर भंडारकर, जो डी.आर. भंडारकर के पुत्र हैं। ये पुरातत्वविद हैं जिन्होंने 1915 और 16 में चित्तौड़गढ़ के आसपास उत्खनन कार्य करवाया और अपने मत के अनुसार इन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा के मत का समर्थन किया है। तो दोनों के, डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर, दोनों के मत से जो है चौहान ब्राह्मणों के संतान है। एक अन्य मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति। दोस्तों, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, जिसके बारे में चंद्रवरदाई ने भी वर्णन किया है, मोहनत नैन्सी ने वर्णन किया है और सूर्यमल मिशन ने इसके बारे में वर्णन किया है। इन्होंने चंद्रवरदाई द्वारा जो लिखित पृथ्वीराज रासो है, इसका भी समर्थन किया है। अग्निकुंड के सिद्धांत में बताया गया कि माउंट आबू पर मुनि वशिष्ठ राक्षसों से बचने के लिए, उस समय राक्षसों का उत्पात ज़्यादा हो गया था, वो हवन कुंडों को मदरा मांस डाल करके दूषित कर देते थे। इसलिए उन्होंने अग्निकुंड से, यानी 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति की। तो सबसे पहले उन्होंने जिस राजपूत वंश की उत्पत्ति की थी वो है परमार। सबसे पहले उन्होंने अग्निकुंड से परमार वंश को उत्पन्न किया। उसके बाद प्रतिहार वंश को उत्पन्न किया। फिर चालुक्य वंश को अग्निकुंड से उत्पन्न किया और अंत में उन्होंने चौहान वंश को उत्पन्न किया। तो इस तरह से ये 4 वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। इसका अग्निकुंड के सिद्धांत को मानने वाले चंद्रवरदाई, मोहनत नैन्सी, सूर्यमल मिशन, और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, मोहनत नैन्सी ने नंसी ख्यात, और सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर लिखा है। मोहनत नैन्सी को राजपूताना का अबुल फजल कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। इसके अलावा इनको विदेशियों की संतान भी माना है। कुछ लेखक मानते हैं कि ये विदेशियों की संतान थी, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान शब्द का जो उपयोग किया था ये कर्नल जेम्स टॉड ने ही किया था। तो इनकी जो पुस्तक है, इसमें इनको जो है विदेशियों की संतान बताया गया है। तो कर्नल जेम्स टॉड ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको यहाँ भेजा था और इन्होंने उदयपुर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में घूम करके और वहाँ के चारण भाट और जो अन्य साहित्य जो मिले, उन साक्ष्यों से राजपूतों के बारे में एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, जिसे एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इनको विदेशी संतान माना है और विदेशी संतान मानने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड। स्मिथ ने भी इनका समर्थन किया है और क्रुक ने भी इनका समर्थन किया है। इनका मानने का प्रमुख कारण यह है, या राजपूतों का जो रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज मध्य एशिया के लोगों से, यानी विदेशियों से मिलते जुलते हैं। यानी उनके मान्यताएं, उनके पहनावा, पशु पक्षियों की पूजा करना, इसके अलावा सूर्य देव के कोई अपना इष्ट मानना। कुछ लेखक हैं जो इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। उसमें है कौन कौन है? जयानक, जिन्हें पृथ्वीराज विजय लिखी थी। दूसरा है नयन चंद सूरी, जिन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा है। सारंगधर या जोधाराज, जिन्होंने हमीर रासो लिखा।
और गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जिन्होंने राजस्थान के बारे में कई किताबें लिखी हैं। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की जीवनी भी लिखी है। डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने कर्नल जेम्स टोड की जीवनी भी लिखी है। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी माना जाता है। तो इस तरह से हम चौहान वंश के उत्पत्ति के बारे में हम जान पाएंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें कुछ कह रहे हैं ब्राह्मणों से, कुछ ने अग्निकुंड से बताया, कुछ ने विदेशी संतान बताया, कुछ कहते हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। अब इनके बारे में, क्योंकि चौहान वंश की कई शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं के बारे में हम एक संक्षिप्त विवरण पूरी तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास, राजस्थान में चौहानों का इतिहास। और दोस्तों, राजस्थान में चौहानों के इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इसको एक सारणीबद्ध किया है। इस तरह से साकम्बरी चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के सोनगरा चौहान, हाड़ौती के चौहान, नाडौल के चौहान और सिरोही के चौहान। तो दोस्तों, हमने इनको सभी को एक सारणीबद्ध कर लिया है और हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साकम्बरी के चौहान। 1170 ईस्वी में बिजौलिया शिलालेख, जो बिजौलिया भीलवाड़ा में है, वहाँ पर पार्श्वनाथ का मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर में बिजौलिया शिलालेख लिखा हुआ है, जिसमें चौहान साकम्बरी, विशेषतः साकम्बरी और अजमेर के चौहानों के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके संस्थापकों के बारे में। दोस्तों, सांभर और जिसको हम कहते हैं सपालदक्ष। सपालदक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख गांव। तो ये इसको सांभर या सपालदक्ष या साकम्बरी के चौहान। तो इनके संस्थापक हैं वासुदेव, यानी आदि पुरुष जो हैं इनके, वो वासुदेव चौहान हैं, जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना साकम्बरी में की थी। दोस्तों, इनकी राजधानी रही थी अहिछत्रपुर, जो नागौर है। और इसके प्रमुख जो शासक रहे हैं उनमें है वासुदेव चौहान, जिन्होंने साकम्बरी में चौहान वंश की स्थापना की थी, विग्रहराज द्वितीय, अजयराज, अर्नोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा रणथंभौर के चौहान, इनके बारे में बात करेंगे। रणथंभौर के चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज, 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर का शासक बना दिया था 1194 ईस्वी में। प्रथम जो शासक था गोविंदराज प्रथम, जिसने 1194 ईस्वी में शासन स्थापित किया था। उसके बाद इस वंश में वीरनारायण, बाघभट्ट, जैत्र सिंह, हमीरदेव, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। इसी तरह से जालौर के सोनगरा चौहान, इनको सोनगरा चौहान के नाम से जाना जाता है जालौर के। इनका प्रथम जो शासक था कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालौर में सोनगरा वंश की स्थापना की थी। इनके और राजधानी भी जालौर रही। प्रथम शासक कीर्तिपाल, उसके बाद उदय सिंह, कानड़देव, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय रहे थे। अगले हैं हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती में देवाहाड़ा यानी देवी सिंह, जिनको कहा जाता है, 1241 ईस्वी में हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी थी बूंदी, और इनके जो प्रमुख शासक हैं वो देवाहाड़ा, राव बर सिंह, सुरजन सिंह, राव भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा और राव उम्मेद सिंह और विष्णु हाड़ा। इसी तरह से नाडौल जो है पाली के में डिस्ट्रिक्ट जिले में पड़ता है। तो नाडौल के चौहानों के बारे में जो उनका संस्थापक थे लक्ष्मण राज चौहान, जिसने 960 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी नाडौल में। नाडौल जो पाली में है, इनके प्रमुख शासक हैं लक्ष्मण राज, कहलन, और कहलन के बाद 1205 ईस्वी में ये जालौर के शासकों में मिल गए थे। ये पूरा जो वंश जो नाडौल के शासक हैं, इन्होंने अपने आप को जालौर के शासकों के साथ मिला लिया था। इसी तरह से सिरोही के चौहान,
इसका संस्थापक था, सिरोही के चौहानों का संस्थापक था, चौहान वंश की स्थापना की थी लुम्बा ने 1311 ईस्वी में। देवड़ा शाखा के लुम्बा जो थे उन्होंने 1311 में सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी थी चंद्रावती प्रथम रूप से। बाद में सहस्रमल ने सिरोही को बसाया था और सिरोही को अपनी राजधानी बना लिया था। तो इनके प्रमुख शासक कौन है? लुम्बा, जिन्होंने 1311 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी सिरोही में। इसके बाद सहसमल, बैरिसाल और शिव सिंह। तो इस तरह से दोस्तों ये सारा जो एक चार्ट है, इसमें चौहानों के अलग अलग जो शाखाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम शाकंभरी के चौहान। दोस्तों शाकंभरी के चौहान, मैंने कहा था जैसे बिजोलिया शिलालेख में शाकंभरी चौहानों का उल्लेख मिलता है, तो उसके अनुसार पहली बात तो यह है कि ये ब्राह्मणों के संतान कहा है। किसने कहा है? बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख में इनको ब्राह्मणों के संतान कहा है। वासुदेव का एक वंशज है सामंत, और उन्होंने अपने आप को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा था। तो उन्होंने उस आधार पर डॉक्टर दशरथ सिंह ने, जिनकी पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, दशरथ सिंह की जो पुस्तक का नाम क्या है? वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन जिस बिजौलिया शिलालेख का जिसमें वर्णन किया है वो अर्ली चौहान डायनेस्टी है। तो उसमें जो वर्णन किया है कि ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, इसलिए इनको दशरथ सिंह ने ब्राह्मण वंश का माना है। तो सबसे पहले जो शासक हुए थे जिन्होंने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी, उनका आदि पुरुष है वासुदेव चौहान, जिन्होंने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई थी अहिछत्रपुर, जो नागौर के नाम से जानी जाती है। अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया था। अब इनके शासकों के बारे में बात करते हैं। इनके प्रमुख शासक है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जिसके बारे में हम बात करेंगे, वासुदेव चौहान के बारे में, इन्होंने सामर झील का निर्माण कराया था। दोस्तों वैसे तो माना जाता है कि सामर झील कृत्रिम झील है, लेकिन जो बिजौलिया शिलालेख है, बिजौलिया शिलालेख है, उसमें वासुदेव को सामर झील का निर्माता कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि वासुदेव चौहान ने सामर झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद दूसरे शासक हुए विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय 973 ईस्वी में ये शासक बने। और दोस्तों इन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। ये चालुक्य शासक था, गुजरात के चालुक्य। तो मूलराज प्रथम ने को हराया था विग्रहराज द्वितीय ने। दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली शासक है। हर्षनाथ जो लेख है, शिलालेख है, उसमें इसका वर्णन है, हर्षनाथ शिलालेख में, कि विग्रहराज द्वितीय नाम का एक शासक हुआ जिसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर दिया और मार दिया था। उसके बाद शासक हुए थे अजयराज। अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन किया। और अजयराज ने दोस्तों अजमेरू नगर, इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो तो एक तो है अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी, जिसका प्रारंभिक नाम था अजमेरू। और दोस्तों इसके अलावा उसने अजमेरू दुर्ग, इन्होंने एक अजमेरू दुर्ग बनाया था। और ये अजमेरू दुर्ग बाद में तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तारागढ़ के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ कि अजमेरू दुर्ग का बाद में राणा सांगा के एक भाई हुए थे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने, दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वीराज के बारे में, हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। पृथ्वीराज राणा सांगा के भाई थे, बड़े भाई थे, और युद्ध वो शासन चाहते थे। राज और सांगा के बीच में आपस में संघर्ष हुआ, जिसमें सांगा की एक आंख चली गई थी। इनको ये बहुत तेज चलते थे, इनको उड़ने वाला राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इस अजमेर दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बनवाया था। पृथ्वीराज ने क्या किया था, परकोटा बनवाया था। ये मेवाड़ के शासक हैं।
तो ये मेवाड़ के जो शासक थे, इन्होंने इस अजमेर दुर्ग का बाद में परकोटा बनवाया था, और परकोटा बनाने के बाद इस दुर्ग का नाम बदल दिया तारागढ़। बाद में चूंकि ये बीठली दुर्ग बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गढ़ बीठली भी कहा जाता है। तारागढ़ का नाम दूसरा क्या है? गढ़ बीठली, क्योंकि बीठली पहाड़ी पर है। और दोस्तों, बीठली पहाड़ी के उतुंग शिखर, शिखर का नाम है उतुंग, उस शिखर पर यह बना हुआ है। एक बिशप थे हैवर, बिशप हैवर, उन्होंने इस तारागढ़ दुर्ग की जो है तुलना की थी जिब्राल्टर से, और इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है। इसके अलावा अजय राज ने चांदी की मुद्राएं चलाई थी। चांदी और तांबे की मुद्राएं भी चलाई थी। उन पर श्री अजय देव अंकित करवाया था, और एक तरफ अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम अंकित करवाया था। तो अजय राज ने एक नंबर अजमेर दुर्ग बनवाया, अजमेर नगर बसवाया, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे, जिसमें अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम खुदवाया था। और ये चांदी के जो सिक्के हैं, इनको अजय प्रिय द्रम नाम से इन चांदी के सिक्के बनवाए थे इसने। इसके बाद अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं, अर्नोराज। दोस्तों, अर्नोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आपको जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो अजमेर में जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, और इनकी पत्नी थी नूरजहां, प्रेमिका थी नूरजहां। और नूरजहां की माँ जो थी वो थी अस्मत बेग। उन्होंने यहीं पर इस दौलत बाग में ही इत्र की खोज की थी। अर्नोराज के बारे में पढ़ाता हूँ। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। इसके अलावा अजमेर में जो आना सागर झील है, उसके पास ही जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। बाद में आजकल उस उद्यान का नाम है सुभाष उद्यान। वर्तमान में उसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अर्नोराज ने सर्वप्रथम तुर्कों को हराया था। तुर्कों पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक है अर्नोराज। लेकिन इनके पुत्र हुए एक जगदेव, जिन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, और जगदेव को चौहानों का पुत्र कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों ये बहुत ही पराक्रमी शासक हुए। दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ, इनका जो काल है चौहानों का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पराक्रमी शासक हुए, जिन्होंने तोमरों को, दिल्ली के जो तोमर थे उनको हरा दिया था। तोमरों को हराया था इसने। इसके अलावा ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनको कवि बंधु के नाम से भी जाना जाता था। इनको कवि बंधु के नाम से जाना जाता था। इन्होंने हरकेली नाम का एक नाटक लिखा। हरकेली एक नाटक लिखा जिसमें शिव, पार्वती और कार्तिकेय का वर्णन है। हरकेली नाटक लिखा इन्होंने, जिसमें शिव, पार्वती और कार्तिकेय का उल्लेख है। और ये हरकेली नाटक इन्होंने जो संस्कृत एक विश्वविद्यालय बनाया था अजमेर में, जिसको आज 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़वा करके एक बिल्डिंग बना दी थी 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से। तो उस पर, उस संस्कृत विश्वविद्यालय के ऊपर सभी दीवारों पर हरकेली नाटक को लिखवा रखा था, और इनको कवि बंधु की उपाधि दी हुई थी। कवि बंधु।
जयानक भट्ट ने इनको कवि बंधु की उपाधि दी थी। इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। किसने लिखा था? दरबारी कवि सोमदेव ने। इसके अलावा इन्होंने बीसलपुर एक शहर बसाया था, और बीसलपुर शहर के पास एक झील बीसलपुर झील के नाम से बनवाई थी, लेकिन बाद में जो है वो झील जो है बीसलपुर बांध के नाम से आजकल उसको जाना जाता है। दोस्तों, नरपति नाल, इन्होंने इनके जीवन पर बीसलपुर रासो एक ग्रंथ की रचना की थी। बीसलपुर रासो, जिसके बारे में विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, इनकी युद्धों के और इनके पराक्रम के बारे में वर्णन किया गया है। और ये प्रथम शासक जिन्होंने पशुवध पर रोक लगा दी। और रोक किसके कहने पर लगाई थी? जैन मुनि थे एक, धर्मघोष सूरी एक जैन मुनि थे, उनके कहने पर इन्होंने पशुवध पर रोक लगा दी। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा विग्रहराज के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ये 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जब मोहम्मद गोरी से इन्होंने युद्ध किया था, तो इनके बहुत सारे युद्ध हुए थे। इन्होंने 1186 से 1191 तक बहुत सारे युद्धों में तुर्कों को हराया था। 1191 में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो दोस्तों उस युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ा था। इनके दोस्त थे कवि चंद्रवरदाई। ये इनके दोस्त थे, मित्र थे, कवि भी थे। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके शासन के बारे में इन्होंने लिखा है। और ये पृथ्वीराज रासो, इसको पूरा किया था जल्लन। क्योंकि बताया जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया गया था, और उनके साथ कवि चंद्रवरदाई भी ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, अधूरी रह गई थी, इसको इनके पुत्र जल्लन ने पूरा किया था। किसको? पृथ्वीराज रासो को। इनके एक दरबारी कवि और थे, जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था। तो इस तरह से पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों जो है, इनके दरबारी जो कवि थे जयानक और चंद्रवरदाई, इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। इनके शासन में एक घटना और है, वो है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध ये तुमुल का युद्ध जो है, महुआ के चंदेल शासक परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें इनके परमर्दी देव के दो बहुत ही अच्छे सिपाही सालार, जो आला उदल, जिनके बारे में राजस्थान में कई नाटक भी किए जाते हैं,
तो आला उदल दोनों ने वीर गति को प्राप्त की थी। ये परमरदेव की तरफ से सेना का संचालन कर रहे थे। तुमुल का युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और महुआ के चंदेल शासक परमरदेव के बीच में। तो दोस्तों इस तरह से 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हरा दिया पृथ्वीराज तृतीय ने और उनको जीवन दान दे दिया। दोस्तों ये भूल है जो राजस्थान में के जो राजा हैं, जो राजपूत शासक हैं, उनका की जो ये उदारता है इनको बहुत भारी पड़ी। 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान के आंख में बताते तीर लगा और सेना में भगदड़ मच गई, जिससे पृथ्वीराज तृतीय हार गया। मोहम्मद गोरी ने बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और पकड़ बंदी बना लिया। दोस्तों ये कहावत भी जुड़ी हुई है कि चंद्रवरदाई, बताया जाता है कि चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि जो है पृथ्वीराज चौहान जो है ये शब्द भेदी बाण इनको चलाना आता है। मोहम्मद गोरी ने कहा कि कोई बात नहीं, इनका की परख कर लेते हैं, इनका प्रमाण ले लेते हैं। और मोहम्मद गोरी ने अपना एक ऊंचा सिंहासन बनवाया था। तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान को कहा गया कि जैसे ये घंटी बजेगी तो आपको इस जो बैल है, घंटी है, इसके ऊपर बाण चला करके बताना है कि वास्तव में आप शब्दभेदी बाण चला सकते हो। तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई ने एक संकेत दिया था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रवरदाई ने जैसे ये शब्द कहे तो तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने अनुमान के आधार पर निशाना लगाया और मोहम्मद गोरी को ढेर कर दिया। इसके बाद चौहान वंश जो है, शाकंभरी के चौहान वंशों का अंत हो गया। ये अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। इसके बाद इनका जो पुत्र है वो थे गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज जो है उसको रणथंभौर का शासक बना दिया था। किसने बना दिया था? मोहम्मद गोरी ने। तो गोविंदराज को 1194 ईस्वी में रणथंभौर का शासक बना दिया था। रणथंभौर इन्होंने राजधानी रखी। गोविंदराज प्रथम ये वैसे तो पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के अधीन थे, तो विशेष उपलब्धियां यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा वीर नारायण हुए, बाघ भट्ट हुए, फिर जैत्र सिंह हुए और बाद में जो मेन घटना होती है हमीर देव के समय की। हमीर देव के समय हमीर देव ने रणथंभौर के चौहानों का नाम अमर कर दिया। तो हमीर देव ने 1282 से 1300 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों हमीर देव के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अब रणथंभौर पर आक्रमण करने के कई कारण थे। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसका कारण क्या था दोस्तों? एक तो मंगोल के विद्रोह थे कियबरू और मोहम्मद शाह। इन दोनों को हमीर देव ने शरण दे दी थी। अलाउद्दीन ने इनको वापस मांगा तो हमीर देव ने मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने शरण दी हुई थी और यही हमीर हट के नाम से जानी जाती है। उन्होंने इस हट के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर काफ़ी आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और उन्होंने एक उक्ति कही थी कि ऐसे किलों के लिए, ऐसे 1000 किलों के लिए मैं एक मुसलमान का बाल भी देना पसंद नहीं कर सकता। रनमल और रतिपाल, रनमल और रतिपाल दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देकर अपने तरफ मिला लिया कि तुम्हें हम किला देंगे। तो इस तरह से उन दोनों को मिला लिया और दोनों को मिलाने से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा तोड़ दिया और चित्तौड़ में अंदर प्रवेश कर लिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस समय इनकी पत्नी जो थी, हमीर देव की पत्नी रंगा देवी, इन्होंने जौहर कर लिया था। हमीर देव ने केसरिया किया था, जिसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह से ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। रणथंभौर में ये जो शाखा हुआ है, ये प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा है।
हमीरदेव ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में बनवाई थी। और दोस्तों ये रणथंभौर के अंतिम शासक थे हमीरदेव, जिन्होंने अलाउद्दीन से युद्ध किया था। तो दोस्तों इस तरह से अब हम पढ़ेंगे आगे जालौर, हाड़ौती, नाडौल और सिरोही के चौहानों के बारे में। तो आप देखते रहिए, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जालौर के सोनग्रा चौहान, हाड़ौती के चौहान और नाडौल के चौहान और सिरोही चौहान के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, और ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।